वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर में एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि ऑटम 2017 अटैम्प्ट से है और इसका टाइटल है जुपिटर लिमिटेड एंड प्लूटो लिमिटेड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को फोकस करना है और उसकी बेस पर जनरल एंट्रीज पास करनी है। जो सेकेंड पार्ट है हमारे पास उसमें हमने एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस करनी है 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जिनकी स्टैंड लोन प्राइसिंग दी हुई है। तो इसमें एलोकेशन पे फोकस होगा। और पार्ट सी जो है ये थ्योरेटिकल नेचर का है जिसके अंदर डिफरेंट इंडिकेटर्स जो होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल के उनको सिंपली लिस्ट डाउन करना है। सो इन तीनों पार्ट्स पे वन बाय वन चलते हैं। तो आंसर ऑफ पार्ट ए जब हम डेवलप करेंगे तो उसमें हमें डाटा को पहले देखना चाहिए क्वेश्चन में। तो पार्ट ए में जो डाटा है दैट इज कि जुपिटर लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1st January 2017 with a customer for the maintenance of computer network. JL has offered the following payment option. ऑप्शन 1 जो है वो है कि इमीडिएट पेमेंट ऑफ ₹200,000 और ऑप्शन 2 जो है वो है पेमेंट ऑफ 110,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। अब अगर हम नोटिस करें तो जो नेचर ऑफ वर्क है वो मेंटेनेंस है और ये एक ऐसी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए ओवर टाइम। तो ऑप्शन 2 जो है जो हर साल में इक्वल अमाउंट की बात कर रहा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जिस तरीके से मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड की जा रही होगी उसी हिसाब से हम कस्टमर से पेमेंट ले रहे होंगे। लेकिन ऑप्शन 1 जो है उसमें सारे के सारे पैसे कस्टमर से एडवांस में लिए जा रहे हैं और वो हैं 200,000 के। और इसका मतलब है कि 2 ईयर्स के टाइम का मतलब है क्योंकि 12 मंथ से ज़्यादा है तो इसमें डेफिनेटली सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट का इफेक्ट आएगा। और उस इफेक्ट के लिए क्वेश्चन में हमें एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 6.596%। तो बेसिकली जो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट्स है ईयर वाइज वो क्योंकि रेवेन्यू की रिकग्निशन के साथ मैच कर रही है तो उसमें कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं आएगा। पहले साल के जितने पैसे बनते थे उतने ही रेवेन्यू उतने ही पैसे ले लिए, सेकंड ईयर में भी ऐसे होगा। लेकिन ऑप्शन 1 में सारे पैसे एक बार लिए जा रहे हैं जबकि जो रेवेन्यू रिकग्निशन हो रही है वो ओवर 2 ईयर्स हो रही है। सो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ JL अंडर ईच ऑप्शन ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले हम ऑप्शन 1 की तरफ जाते हैं जिसमें 200,000 और एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट जहन में रखेंगे। तो बेसिकली ऑप्शन 1 के अंदर लमसम पेमेंट दी जा रही है और जर्नल एंट्रीज के लिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं। तो 1 जनवरी 2017 को जब हमें कैश रिसीव होगा 200,000 का तो हम उसको कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे बिकॉज अभी तक हमारा कोई रेवेन्यू रिकग्नाइज नहीं हो सकता, अभी हमने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं की। तो कैश रिसीव बिफोर सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इसलिए अभी इसे लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड किया। फिर जब हमारा फर्स्ट ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 2017 को तो इस पॉइंट पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और हमारी जो है कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। सो बेसिकली इंटरेस्ट डेबिट एंड कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट। अमाउंट कितनी होनी चाहिए तो उसके लिए हमें रेट दिया हुआ है 6.596%। तो उस हिसाब से 200,000 पे 1 ईयर का इंटरेस्ट बनता है 13,193, इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद हम जो रेवेन्यू है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो रेवेन्यू जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो सेम ईयर एंड के ऊपर ही रिकॉर्ड होगा। रेवेन्यू रिकॉर्ड करने में हमारी कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी कम हो जाएगी 110,000 से क्योंकि एनुअल अमाउंट ये हमें ऑप्शन 2 के अंदर बताई हुई है कि जिस तरीके से रेवेन्यू रिकग्नाइज होगा उस हिसाब से जो पेमेंट है वो 110,000 बनती है और रेवेन्यू हम क्रेडिट कर देंगे। सो बेसिकली जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है ओवर टाइम उस हिसाब से ही हम उसका रेवेन्यू रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर की हमारी ये जो अकाउंटिंग है वो कंप्लीट हो गई। अब हम सेकेंड ईयर की तरफ चलते हैं और 31 दिसंबर 2017 को सेम स्टेप फॉलो करेंगे। तो 31 दिसंबर 2018 में हम वंस अगेन इंटरेस्ट एक्सपेंस और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। इस बार जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो
200,000 जो ओरिजिनल अमाउंट थी, फिर हमने जो इंटरेस्ट ऐड किया था, और फिर जितने की कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी ख़त्म हो गई थी उसको लेस करेंगे, तो नेट अमाउंट हमारे पास बनती है 103,193। इस पे 6.596% लेंगे तो हमारा इंटरेस्ट बनता है 6807। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। फिर ऑब्वियसली सेकेंड ईयर का भी हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, तो सेकेंड ईयर में वंस अगेन कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट एंड रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। 110,000 की अमाउंट हमें क्वेश्चन में बताई हुई है, तो सेम हम जिस तरह से रेवेन्यू रिकग्नाइज कर रहे हैं ओवर टाइम उसको हम रिकग्नाइज कर रहे होंगे। तो अब अगर इंटरेस्टिंगली आप देखें तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी का बैलेंस देखेंगे तो 200,000 से क्रेडिट, फिर 13,193 से क्रेडिट, फिर 110 से डेबिट, फिर 6807 से क्रेडिट, और फिर 110 से डेबिट। तो ये सारा डेबिट क्रेडिट अगर आप नेट करेंगे तो दैट वुड बी ज़ीरो। तो इंटरेस्ट की वजह से जो है वो लाइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बढ़ रही थी और रेवेन्यू में ट्रांसफ़र की वजह से कम हो रही थी और अल्टीमेटली वो ज़ीरो हो गई। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट था जिसको हमने रिकॉर्ड किया। अब ऑप्शन 2 की तरफ चलते हैं। ऑप्शन 2 जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 110,000 जैसे जैसे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे वैसे ही ओवर 2 ईयर्स हमें हर साल इक्वल अमाउंट मिल रही होगी। तो इसकी एंट्रीज पास करते हैं। तो नॉर्मल पेमेंट टर्म्स हैं इसके अंदर, जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेंगे, और 31 दिसंबर 2017 जो हमारा फर्स्ट ईयर है उसमें हम कैश रिसीव होगा और रेवेन्यू क्रेडिट कर देंगे 110,000 से। एंट्री की डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं कि रेवेन्यू हमने रिकग्नाइज किया है जैसे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हुई है, और सेम अप्रोच नेक्स्ट ईयर अप्लाई होगी, यानी हम कैश डेबिट करेंगे और रेवेन्यू क्रेडिट करेंगे फॉर रेवेन्यू रिकग्नाइज्ड एज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम। तो नॉर्मल पेमेंट टर्म्स के हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकॉर्ड हो गया। जब रेवेन्यू की रिकग्निशन के साथ साथ ही कैश का फ्लो हो रहा है तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट तब होता है जब कैश फ्लो डिफरेंट टाइम पर हो रहा हो और रेवेन्यू की रिकग्निशन डिफरेंट टाइम पर हो रहा हो। तो इसमें कैश और रेवेन्यू दोनों सेम टाइम पे रिकॉर्ड हो रहे हैं तो इसमें कोई फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैश पहले आया था और रेवेन्यू जो है वो बाद में रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है। अब क्वेश्चन के पार्ट बी की तरफ चलते हैं। प्लूटो लिमिटेड सेल्स इंडस्ट्रियल केमिकल्स एट फॉलोइंग स्टैंड अलोन प्राइसेस C1, C2, C3 का जो है हमें रुपीज़ पर कार्टन दिया हुआ है, पर यूनिट कह सकते हैं आप। और C2, C3 अलग से भी सेल की जाती हैं। PL रेगुलरली सेल द कार्टन ईच ऑफ C2 एंड C3 टुगेदर फॉर ₹170,000। Calculate the selling price to be allocated to each product in case PL offers to sell one carton of each product, यानी C1, C2, C3 at a total price of 260,000। पहली एलोकेशन हम C2 और C3 के दरमियान करेंगे और फिर उसके में C1 इंक्लूड करके उसको भी एलोकेट कर देंगे। तो पहला हमारा, क्योंकि C2 और C3 एज अ पैकेज पहले भी सेल किए जाते हैं और उसके अंदर 200 के बजाय 170 चार्ज किया जाता है, तो हमें 2 स्टेप एलोकेशन करनी होगी। तो इसके सोल्यूशन बनाने की तरफ चलते हैं। पार्ट बी का सोल्यूशन, सबसे पहले हम जो है प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर लेते हैं, फिर हम इनकी स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस ले लेंगे और फिर एलोकेशन को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो प्रोडक्ट्स जो हैं इनिशियली हम C2 और C3 की बात करते हैं। तो स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस इनकी हमें दी हुई है 90 एंड 110,000। टोटल 200,000 बन जाएगा। तो दीज वैल्यूज, अब इसको जो हमने एलोकेट करना है वो 170,000 पे करना है। तो एलोकेशन में हम 170,000 मेंशन करते हैं। अब एलोकेशन हमारी किस तरीके से होगी,
तो सबसे पहले 90,000 डिवाइड बाई 200,000 इंटू 170,000, तो ये कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो हमारे पास एलोकेशन की वैल्यू आ जाएगी 76,500। C3 पे एलोकेशन करते हैं तो 110,000 डिवाइड बाई 200,000 इंटू 170,000 की जो प्राइस है उसको एलोकेट करना है, तो दैट वुड बी 93,500। तो C2 और C3 को एलोकेशन हमारी हो गई, लेकिन अब जो हम प्रोडक्ट सेल करने लगे हैं उसमें C1 भी शामिल होगा, तो अकॉर्डिंगली हम जो अब अपनी कैलकुलेशन शो करेंगे उसमें C1 भी इंक्लूड करके करेंगे। तो अब अगर हम प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, C1 C2 C3, और इनकी जो C1 की प्राइस है क्वेश्चन में वो 100,000 गिवन है, जबकि C2 और C3 की जो प्राइस है वो हम यहाँ से 76,500 एंड 93,500 ऑलरेडी डिटरमिन कर चुके हैं, इनको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो ये टोटल हमारे पास बन जाता है 270,000, लेकिन क्वेश्चन में जिस तरह से बताया गया है कि हम ये ऑफ़र कर रहे हैं इन 260,000। सो अब एलोकेशन कैसे होगी, 260,000 की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्रोडक्ट C1 की बात करते हैं तो 100,000 इसकी स्टैंड लोन प्राइस है, टोटल स्टैंड लोन प्राइस इसका 270,000 है, तो 100,000 डिवाइड बाई 270,000 इंटू 260,000, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास फिगर आ जाती है 96,296। उसके बाद C2 में देखें तो इसकी स्टैंड लोन सेलिंग प्राइस 76,500, टोटल 270,000 इंटू 260,000, तो ये कैलकुलेशन हम करते हैं, दैट वुड बी 73,667। और C3 के लिए इसी तरह 93,500 डिवाइड बाई 270,000 इंटू 260,000, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 90037। तो C1 C2 C3 को जो अमाउंट्स एलोकेट होंगी वो ये जो हमारी सेकेंड एलोकेशन में हमने फाइंड आउट किए ये हैं, तो इस तरह इन तीनों का टोटल 260,000 ही बन रहा है। तो ये हमारा पार्ट बी का सोल्यूशन हो गया। अब हम पार्ट सी की तरफ चलते हैं। An entity shall recognize revenue when or as the entity satisfies a performance obligation by transferring a promised good or service to a customer. An asset is transferred when or as the customer obtains control of that asset. तो ये satisfaction of performance obligation को explain किया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि list the different indicators of transfer of control। तो जो indicators of transfer of control IFRS 15 में दिए हैं, सिंपली हम उनको लिस्ट कर देंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो IFRS 15 में मेंशन है, उन्हीं को हम अपने आंसर में भी मेंशन कर देंगे। तो इंडिकेटर्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल विच इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू द फॉलोइंग। तो सबसे पहले कि एंटिटी का प्रेजेंट राइट टू पेमेंट होना चाहिए फॉर द एसेट जो उन्होंने ट्रांसफर किया। दूसरे नंबर पे लीगल टाइटल कस्टमर के पास चला जाए। ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता, याद रखें इंडिकेटर्स हैं, ये जो है ना फाइनल लिस्ट नहीं है, क्योंकि ये है कि इंडिकेटर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल विच इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू। इसी तरह फिजिकल पोजेशन अगर ट्रांसफ़र हो जाए कस्टमर को बिल एंड होल्ड के अलावा, तो फिर उस सिनेरियो में भी फिर ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल समझा जाता है। सो द एंटिटी हैज़ ट्रांसफर फिजिकल पोजेशन ऑफ द एसेट बिल एंड होल्ड अरेंजमेंट के अलावा। और कस्टमर हैज़ सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ ऑनरशिप ऑफ द एसेट, यानी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन है और टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी हैं कि जो सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवार्ड जो एक ऑनरशिप के साथ एसोसिएटेड होते हैं वो अब कस्टमर के हैं, और कस्टमर जब एसेट को एक्सेप्ट कर चुका हो तो तब भी ये एक इंडिकेटर समझा जाता है कि कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया है। तो ये इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे और उनका आंसर हमने आपके साथ डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।